नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। आज की कहानी हमें शिखा श्रीवास्तव जी ने भेजी है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। शहर के पोर्श इलाके का सबसे खूबसूरत बंगला आज यूं रोशन था मानो दीपावली की सारी रौनक उसी में उतर आई हो। बंगले की मालकिन शैली पार्टी हॉल में सारी तैयारियों का जायजा ले रही थी। तभी उसके पति राघवन ने पीछे से उसकी पीठ पर धौल जमाया। ओह, कौन है? शैली ने घबरा कर पीछे देखा। उसकी ये हालत देखकर राघवन का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। किसी तरह अपनी हंसी को काबू करके उसने कहा, ओ डार्लिंग, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? अगर गलती से कोई भूत या चुड़ैल तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम तो उसके हमला करने से पहले ही मर जाओगी। बस करो रघुवन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यूं पीछे से आकर मुझे मत सताया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शैली अभी भी गुस्से में थी। अरे भाई, इतनी खूबसूरत रात है, इतना नशीला माहौल है और इतनी शानदार पार्टी है, फिर ये शानदार कपल के बीच में बहस किस बात पर छिड़ी है? सामने से आते हुए अनिमेश ने कहा। उसके साथ उसकी पत्नी वंदना भी थी, जिसके हाथों में हमेशा की तरह एक किताब नजर आ रही थी। राघवन शैली के डरने की बात बताकर फिर से हंस रहा था। वंदना ने नोटिस कर लिया था कि शैली को ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा था। बात बदलने के लिए उसने कहा, अरे शैली, तुम पार्टी की होस्ट हो और अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ जल्दी करो, बाकी दोस्त भी आते होंगे नहीं, आ गए। सामने से आते हुए स्नेहा, उदित और जॉय सुमन ने कहा। अनिमेश, राघवन, उदित और जॉय बचपन के दोस्त थे। हर खास अवसर पर चारों मित्र साथ ही रहते थे। उनकी पत्नियां वंदना, शैली, स्नेहा और सुमन भी घनिष्ठ सहेलियां बन गई थी। ओह वंदना, तुम सबको ड्रिंक्स वगैरह सर्व करवाओ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, शैली ने कहा और ऊपर अपने कमरे में चली गई। आज दीपावली के अवसर पर राघवन ने अपनी पत्नी शैली को ये बंगला उपहार में दिया था और इसी खुशी में उसने सभी दोस्तों के लिए खास दावत का इंतजाम किया था। हॉल के बड़े से सोफे पर बैठे सब लोग गपशप में मशगूल थे। वंदना भी सबको ड्रिंक्स और स्टार्टर देकर अपनी जगह पर बैठकर अपनी किताब में डूब गई थी। वंदना एक तरह से किताबी कीड़ा थी। वो पार्टियों में जाती तो जरूर थी, लेकिन अपनी किताब के साथ एक कोने में सिमट जाती थी। बेवजह के हंसी मजाक, गॉसिप उसे कम ही सुहाते थे। कुछ ही देर में शैली भी तैयार होकर उनके बीच आ गई। अचानक वंदना के कानों में अनिमेश की आवाज पड़ी, जो फुसफुसाते हुए जॉय से कह रहा था, कुछ भी बोल यार, शैली तो माल है माल, एक मेरी बीवी है, बोरियत की दुकान। वंदना ने किताब की ओर से जलती हुई नजरों से पहले अनिमेश की तरफ और फिर शैली की तरफ देखा। अपने वन पीस गाउन में शैली सचमुच कहर ढा रही थी। अपना ड्रिंक उठाकर शैली ने कहा, ये जाम मेरे प्यारे पति राघवन के नाम, जिसने सिर्फ एक बार कहने पर यह बंगला मेरे कदमों में रख दिया। ओह डार्लिंग, तुम्हारे आगे ये बंगला क्या चीज है? राघवन ने शैली के हाथों को चूमते हुए कहा। वाह, प्यार हो तो ऐसा, एक हमारे पति हैं। मामूली सी ज्वेलरी भी खरीदनी हो तो कई दिन मनाने में ही गुजर जाते हैं, स्नेहा ने कहा और वितृष्णा भरी नजरों से उदित को देखा। उसकी नजरों का अर्थ समझकर उदित ने चुपचाप दूसरी तरफ नजरें घुमा ली। सहसा स्नेहा को जलाने के लिए उसने शैली से कहा, वाह भाभी जी, इस ड्रेस में तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। हमारी मैडम तो इतनी स्वस्थ हैं कि ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकती। उदित की इस बात पर सब ठहाका लगाने लगे। ये देखकर स्नेहा का चेहरा अपमान से लाल हो गया। परिस्थिति को भांप कर राघवन बोला,
उदित, ये तो सारा गलत बात बोल रहा है तू। मुझे तो स्नेहा भाभी का हेल्दी लुक ही अच्छा लगता है। मैं तो अक्सर शैली से कहता हूँ कि क्या रखा है हड्डी की दुकान बनने में। अब इस हड्डी की दुकान शब्द पर सभी ने ठहाके लगाए। स्नेहा के होठों पर अब मुस्कुराहट थी और शैली ने अंदर से गुस्से होते हुए भी ऊपर से अपनी मुस्कान बनाए रखी थी। तभी वंदना को टोकते हुए सुमन बोली, अरे डियर, लगता है कोई बहुत दिलचस्प किताब है कि तुम इसे छोड़ ही नहीं रही हो। हाँ यार, ये ब्लडी मैरी की कहानी है, वंदना ने कहा। वही श्रापित राजकुमारी जो चुड़ैल बन गई थी? जॉय ने उत्सुकता से पूछा। वंदना ने किताब को किनारे रखते हुए कहा, हाँ वही। इस किताब के अनुसार अगर आधी रात में एक मोमबत्ती जलाकर आईने के सामने जाकर 3 बार नाम बोला जाए तो वो सामने आ जाती है और फिर जो खतरनाक काम बोलो कर देती है। खतरनाक काम का मतलब? शैली ने जिज्ञासा से पूछा। मतलब किसी का खून, वंदना ने सहजता से जवाब दिया। ये सुनकर शैली का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे हमेशा से ही इस तरह की बातों से, कहानियों से बहुत घबराहट होती थी। माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए अनिमेश ने कुछ गेम खेलने का सुझाव दिया, जिसे सबने मान लिया और शुरू हो गया ट्रूथ और डेयर का खेल। एक एक करके सबके राज्य खुल रहे थे और डेयर के रूप में मजेदार टास्क करते हुए सब मजे कर रहे थे। एक बार फिर सुमन ने बोतल को घुमाया जो स्नेहा के सामने रुका। इससे पहले कि स्नेहा कुछ बोलती, शैली ने कहा, अभी तक हर बार तुमने डेयर ही लिया है, इस बार तुम्हें ट्रुथ लेना होगा। सभी लोग उससे सहमत थे। चलो ठीक है ट्रुथ, बताओ क्या जानना है तुम लोगों को, स्नेहा बोली। जैसे कि हम सब ने महसूस किया है कि तुम उदित भाई साहब के साथ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती हो, तो अगर तुम्हें उन्हें रिप्लेस करने का मौका मिल जाए तो किसके साथ करोगी? शैली ने बेबाकी से पूछा। इसी बेबाकी से जवाब देते हुए स्नेहा बोली, तुम्हारे पति राघवन के साथ। मैं ब्लडी मैरी को बुलाऊंगी और कहूंगी कि वो उदित और राघवन को आपस में बदल दे। स्नेहा के इस बेतकल्लुफी भरे अंदाज ने माहौल में गर्मी बढ़ा दी थी। शैली के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। राघवन और उदित भी नजरें चुरा रहे थे। तभी स्नेहा ने जोर का ठहाका लगाया और बोली, अरे बाबा, मजाक कर रही थी मैं। जैसा भी है उदित, पर मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। वो कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है। और याकायक उसने आगे बढ़कर उदित के गालों पर अपने होठ रख दिए। तभी सुमन की आवाज़ आई, चलो दोस्तों, अब खेल ख़त्म करते हैं और खाने पर टूट पड़ते हैं, काफ़ी रात हो गई है। उसकी बात से सहमत होते हुए सभी खाने की मेज की तरफ बढ़ गए। खाना खत्म होते होते रात के 11:30 हो गए थे। नए बंगले के लिए राघवन और शैली को शुभकामनाएं देकर सब लोग अपने अपने घर चल दिए। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे थे जब फोन की घंटी से अनिमेश की नींद टूटी। दूसरी तरफ राघवन की आवाज थी, घबराई और आंसुओं से डूबी हुई। क्या हुआ यार, जल्दी बता, अनिमेश ने पूछा। तू बस जल्दी से सबको लेकर मेरे घर आ जा, किसी तरह टूटते फूटते शब्दों में राघवन बोला। अनिमेश ने तुरंत सबको फोन करके राघवन की बात बताई और वंदना को भी साथ चलने के लिए कहा। जब सब लोग राघवन के बंगले पर पहुंचे तो देखा वो हॉल में जमीन पर बेसुध सा बैठा था। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। जब सबने उसकी वजह पूछी तो उसने सीधे ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। सब लोग दौड़कर ऊपर उसके कमरे में पहुंचे तो वहां उन्हें कोई नजर नहीं आया। अभी वो लोग सोच ही रहे थे कि वंदना ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। जैसे ही जॉय ने आगे बढ़कर बाथरूम के दरवाजे को धक्का दिया, सबके मुंह से चीख निकल गई। सामने खून से लथपथ सैली का मृत शरीर पड़ा हुआ था। ये देखो आईने पर क्या लिखा है, जॉय बोला। सबने चौंक कर आईने को देखा जिस पर लिखा था ब्लडी मैरी। मतलब ब्लडी मैरी ने आकर सचमुच सैली को मार दिया। सुमन दहशत भरे स्वर में बोली। उसे डांटते हुए जॉय बोला, चुप करो तुम, ये सब महज कहानियां हैं। मुझे तो लगता है किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए भाभी जी का खून किया है और अपना गुनाह छुपाने के लिए ब्लडी मैरी के नाम से सबको गुमराह कर रहा है। जॉय की नज़र अपनी तरफ पाकर स्नेहा ने गुस्से से कहा, इस तरह मुझे क्या घोर रहे हो, जैसे मैंने ही ये खून किया है। मुझे क्या पता था
मजाक में कही गई बात इस तरह सच हो जाएगी। यार तुम लोग आपस में उलझना बंद करो, हमें अभी राघवन को संभालना है। कितना बड़ा सदमा लगा है उसे, अनिमेष बोला। और सच झूठ का पता तो पुलिस लगा ही लेगी, इसलिए हमें अपने रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं है, वंदना ने कहा और स्नेहा का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ गई। उदित ने फोन करके पुलिस को बुला लिया था। अब तक राघवन भी थोड़ा नॉर्मल हो गया था। थोड़ी ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम आ गई थी। पुलिस ने सबसे पहले राघवन से पूछा कि उसने बताया कि पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक लेने के कारण वो गहरी नींद में सोया हुआ था। सुबह जब उसकी नींद हल्की हुई तो उसे महसूस हुआ सैली बिस्तर पर नहीं थी। उसने सैली को आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं आया। तब उसने सोचा कि पहले पानी के छींटे मार लें, तब शैली को ढूंढा जाए। शायद वो पार्टी के हंसी मजाक से अब तक नाराज थी। फ्रेश होने के लिए जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने शैली की लाश पड़ी थी। उसके सर के पीछे से खून निकल रहा था और आईने पर लिखा था ब्लडी मैरी। जब उसे कुछ नहीं सूझा तब उसने अनिमेष को फोन किया और यहाँ बुलाया। अब पुलिस ने बाकी लोगों के बयान लेने शुरू किए। सबका यही कहना था कि रात की पार्टी के बाद सुबह अनिमेष के फोन करने के बाद वो सब यहाँ पहुंचे थे और पहुंचने के बाद जो भी देखा था सब बता दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के पास से सारे निशान उठा लिए और जांच के लिए लैब में भेज दिए गए। शैली के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस इंस्पेक्टर नकुल अपनी टीम के साथ जांच में लग गया। बंगले में किसी के भी बाहर से आने के निशान उन्हें नहीं मिले। मुख्य दरवाजे के सीसीटीवी में भी कुछ नहीं था। काफ़ी माथापच्ची के बाद एक कांस्टेबल श्याम सिंह ने कहा, सर मुझे तो लगता है राघवन ही खूनी है। वो कहानी बना रहा है कि उसकी नींद नहीं टूटी जब बंगले में बाहर से कोई आया नहीं, नौकर सारे रात में रुकते नहीं, तो खून किया किसने? मुझे तो लगता है ब्लडी मैरी की कहानी सच है। ऐसा ना हो अपने काम में दखल देने के लिए वो हमें भी अपना शिकार बना ले। दूसरे कांस्टेबल जीत सिंह ने डरे हुए स्वर में कहा, चुप करो जीत सिंह, ये ब्लडी मैरी ये सब कहानियां बस लोगों को डराने के लिए है। मुझे श्याम सिंह की बात में दम नजर आ रहा है। वैसे भी इन बड़े लोगों के अनेक चक्कर होते हैं, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर नकुल बोला, और तुम जीत सिंह ऐसा करो, राघवन का खून जांच में भेजो और सादे कपड़ों में एक आदमी को उसके पीछे लगा दो। और ये जितने भी दोस्त हैं सबकी जन्म कुंडली के साथ साथ कल रात के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, देखें उसमें कुछ संदिग्ध मिलता है क्या, नकुल ने कहा और कुछ सोचता हुआ वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद नकुल ने जॉय को फोन किया। उसे याद आ रहा था कि राघवन के घर पर वो स्नेहा को बड़ी ही अजीब नजर से देख रहा था, जो नकुल को खटक रहा था। कुछ ही देर में नकुल जॉय के घर पर था। जॉय ने उसे पार्टी में स्नेहा और सैली के बीच हुई सारी नोकझोंक और ब्लडी मैरी वाली बातें बताते हुए कहा कि उसे लगता है ब्लडी मैरी की आड़ में स्नेहा ने ही किसी भी तरह शैली का खून किया है ताकि वो राघवन को अपने जाल में फंसा सके। लेकिन सुमन उसकी बात से सहमत नहीं थी। वहां से निकलकर नकुल ने स्नेहा और उदित को छोड़कर बाकी लोगों से भी अकेले में पूछताछ की। उन्होंने स्नेहा और सैली के अनबन की बात मानी, लेकिन किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि स्नेहा जैसी घरेलू महिला किसी का खून कर सकती है। शाम तक नकुल की टेबल पर सभी दोस्तों की जरूरी जानकारियां और उनके कॉल रिकॉर्ड के डिटेल्स पड़े थे। उसने सबसे पहले स्नेहा का रिकॉर्ड उठाया, लेकिन उसमें कहीं भी उसे राघवन का या किसी अनजान नंबर का नामो निशान नहीं मिला। एक एक करके उसने सारे रिपोर्ट्स देख ली, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। दोनों कांस्टेबल को जरूरी निर्देश देकर नकुल घर के लिए निकल गया। राघवन के बंगले में पुलिस ने ऊपर का पूरा भाग सील कर दिया था, इसलिए राघवन नीचे हॉल में ही था। अनिमेष और उदित भी रात में उसके साथ रुक गए थे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कल जिस बंगले में ठहाके गूंज रहे थे, आज वहां मौत का सन्नाटा छाया था। सुबह की किरणों ने आसमान की चादर हटाकर धरती के दामन को छूना शुरू किया था कि उदित की फोन की घंटी से सबका ध्यान टूटा। उदित ने देखा उसकी घरेलू नौकरानी का फोन था। उसकी बात सुनते ही उदित जोर से चीखा और बाहर की तरफ भागा। अनिमेष और राघवन भी उसके पीछे पीछे गए। रास्ते में ही राघवन और अनिमेष ने जॉय और वंदना को भी फोन कर दिया था, लेकिन जॉय के घर पर ना तो जॉय था और ना सुमन ने फोन उठाया था। जैसे ही सब उदित के घर पहुंचे,
डर से पीली पड़ी हुई नौकरानी ने बेडरूम की तरफ इशारा किया। वहां पहुंचकर सब मानो सदमे में चले गए। बिस्तर पर खून में लथपथ स्नेहा का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तभी वंदना का ध्यान ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गया। उसने कांपते हुए सबका ध्यान उस तरफ दिलाया जिस पर लिखा था ब्लडी मैरी। वंदना स्नेहा के बहुत करीब थी। उसने रोते हुए कहा, अब तो सबको यकीन हो गया कि मेरी सखी खूनी नहीं थी। अगर उसने सैली को मारा होता तो आज खुद क्यों मरती। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वंदना ने फिर कहा, मैं अभी घर जाकर उस मनहूस किताब को ही जला दूंगी। सब उसकी वजह से हो रहा है। अनिमेश ने जैसे तैसे वंदना को शांत किया। स्नेहा की लाश देखते ही उदित के आंसू उसकी आंखों में ही जम गए थे। उनमें अक्सर अनबन होती रहती थी, लेकिन तब भी उनके बीच में एक अनकहा सा प्यार और एक दूसरे के लिए परवाह की भावना थी। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर नकुल भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। सबसे बात करके बयान लेकर उसने कहा, क्या बात है, आज आपके दो मित्र नजर नहीं आ रहे हैं। जहां तक हमें पता है आप सब हमेशा साथ ही नजर आते हैं। अरे हाँ, हमें ख्याल ही नहीं आया कि जॉय और सुमन दोनों में से किसी ने ना तो फोन उठाया और ना तो वापस फोन किया। अनिमेश ने घबरा कर कहा। राघवन और श्याम सिंह को उदित के पास छोड़कर अनिमेश, सुमन और नकुल जॉय के घर की तरफ चल दिए। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। जॉय की भी उसी तरह सर के पीछे वार करके हत्या हो चुकी थी और बेडरूम के आईने पर खून से लिखा ब्लडी मैरी चमक रहा था। लेकिन सुमन कमरे में नहीं थी। उसे ढूंढते ढूंढते सब लोग रसोई में पहुंचे तो देखा वो बेहोश थी। उसके सर से खून निकल रहा था, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थी। नकुल ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भिजवाया। अब अनिमेश नकुल पर चिल्लाया, आखिर कर क्या रही है पुलिस? एक के बाद एक मेरे दोस्त मर रहे हैं और आप लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमें हमारा काम मत सिखाइए अनिमेश जी। यह कहकर नकुल ने घर सील करवाकर फॉरेंसिक टीम को भेजने के लिए जीत सिंह को आदेश दिया। जॉय और सुमन को देखकर नकुल को कुछ बातें खटक रही थी। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी पोस्टमार्टम घर से फोन आया। उन्होंने नकुल को तुरंत वहां बुलाया। वहां पहुंचकर नकुल को जो जानकारी मिली उसने उसके होश ही उड़ा दिए। वो तुरंत वहां से निकला और अपने खास खबरी को फोन किया। साथ ही श्याम सिंह को बुलाकर उसे भी जल्द से जल्द एक काम करने के लिए कहा। नकुल बिना कुछ खाए पिए सारा दिन आज इन्हीं हत्याओं के केस में उलझा रहा। उसे किसी भी तरह अगली हत्या की साजिश को रोकना था। रात होते होते नकुल के सामने बहुत कुछ साफ हो चुका था। राघवन को फोन करके नकुल ने उसे कुछ समझाया और अपने बंगले में जाने के लिए कहा, पर अकेले। अनिमेश उदित के साथ था और वंदना सुमन के साथ अस्पताल में। ठीक आधी रात के वक्त राघवन के कमरे में हलचल हुई। एक साया अंधेरे की नकाब ओढ़े बिस्तर पर राघवन के पास पहुंचा और छोटे से टॉर्च की रोशनी में किसी भारी चीज से उसके सर पर वार किया। बिस्तर पर बहता हुआ खून देखकर वो साया उठा और आईने के सामने गया। अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकालकर उसने उसे जलाया और आईने में देखते हुए कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। उसके इतना कहते ही माहौल में खौफ भर रहा था। बिस्तर पर फैले खून से उस साये ने आईने पर लिखा ब्लडी मैरी। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो वहां से जाने के लिए उठा, कमरे की सारी बत्तियां यकायक जल उठी। रोशनी में उस साये ने देखा नकुल के साथ राघवन जिंदा खड़ा था। घबराकर उसने बिस्तर पर पड़े शख्स की तरफ देखा तो पाया वो एक पुतला था जिसके बालों के बीच नकुल ने सावधानी से नकली खून के पैकेट छुपा दिए थे। नकुल के इशारा करने पर जब राघवन ने उस साये के चेहरे से नकाब हटाया तो उसकी आंखों को सहसा यकीन ही नहीं हुआ। सामने सैली खड़ी थी, जिंदा, सही सलामत। तुम मरी नहीं थी और तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी? राघवन हक्का बक्का सा बस सैली को ही देख रहा था। तभी श्याम सिंह और जीत सिंह अस्पताल से सुमन और वंदना को लेकर भी वहां आ गए। नकुल के फोन करने पर अनिमेश और उदित भी आ चुके थे। सब लोग शैली को देखकर हैरान थे। आप तो हैरान ही नहीं होंगी अपनी सखी को जीवित देखकर, क्यों सुमन जी? नकुल ने कहा। यह सुनकर सब सुमन की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
नकुल ने सबको बैठने का इशारा किया और कहा, इस खूनी खेल की असली कहानी अब मैं बताता हूँ। दरअसल शैली और सुमन कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करती थी और शादी करके साथ रहना चाहती थी। इन दोनों ने घर से भागने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन एक दिन मौके पर शैली के घर वालों को पता चल गया। उन्होंने उसे घर में कैद कर लिया और आनन फानन में राघवन से उसकी शादी करवा दी। उधर सुमन की भी शादी उदित से हो गई। संयोग से उदित और राघवन दोस्त निकले, जिस वजह से सुमन और शैली बेरोक टोक मिलने लगी। लेकिन शैली को ये दोहरी जिंदगी रास नहीं आ रही थी, वो बस सुमन का साथ चाहती थी। तब सुमन ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा करे कि हम साथ भी रहें और राघवन की दौलत भी मिल जाए। तब इन्होंने सोच समझकर एक योजना बनाई, राघवन और जॉय को मारने की योजना। पैसे का लालच देकर शैली ने अपनी एक नौकरानी की प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसे हूबहू अपनी शक्ल दी। शैली ने सोचा था कि जब सब उसकी लाश देखेंगे तो मान ले कि वो मर गई है और इसका फायदा उठाकर वो राघवन और जॉय को मार देगी। शैली ने चालाकी से पहले ही राघवन से वसीयत बना ली थी कि अगर उन दोनों को कुछ भी हो जाता है तो उनकी संपत्ति ट्रस्ट को मिल जाएगी, और वो ट्रस्ट सुमन का था। पार्टी की रात शैली ने पहले ही अपनी हमशक्ल नौकरानी को घर में छुपा दिया था और मौका देखकर उसके साथ साथ राघवन को भी बेहोशी की दवा दे दी थी। फिर जब पार्टी में सबने ब्लडी मैरी पर चर्चा की तो शैली ने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, ताकि पुलिस इसे ब्लडी मैरी का खूनी खेल समझकर ज्यादा गहराई से जांच ही ना करे। अपनी मौत के अगले दिन जब शैली को पता चला कि राघवन के साथ अनिमेश और उदित भी बंगले में है तो इन्होंने उस रात स्नेहा को मारकर उससे उसके मजाक का बदला ले लिया, जिसमें स्नेहा की नौकरानी ने इनकी मदद की थी। उसने घर की वो चाबी जो उसके पास रहती थी शैली को दे दी थी, जिसकी मदद से वो बिना ताले तोड़े घर में घुसी, ताकि पुलिस उलझ कर रह जाए कि कातिल ने ऐसा कैसे किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नौकरानी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। स्नेहा को मारकर शैली रात के अंधेरे में वापस पिछले दरवाजे से बंगले में आ गई और ऊपर ही छुप गई, क्योंकि ऊपर का फ्लोर तो सील था, तो कोई उधर गया ही नहीं कि उसे देखता। उधर सुमन ने जॉय को रास्ते से हटा दिया और जानबूझकर खुद को भी चोट पहुंचाई, ताकि कोई उस पर शक ना करे। इनका पर्दाफाश करने के लिए ही आज मैंने राघवन को बंगले में अकेले सोने भेजा, और देखिए सच सामने आ गया। ये कहानी सुनकर सभी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। सब एकदम खामोश हो गए थे। इस खामोशी को तोड़ते हुए वंदना ने पूछा, लेकिन आपको शैली पर शक कैसे हुआ? तब नकुल ने बताया कि पोस्टमार्टम घर पहुंचने पर उसे डॉक्टरों ने बताया कि शैली के चेहरे पर सर्जरी के दाग हैं। तब उसका माथा ठनका और उसने अपने खबरी से शहर के सभी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की खबर लाने के लिए कहा। लाइसेंस कैंसिल होने के डर से एक डॉक्टर ने शैली की तस्वीर देखकर सब सच बता दिया। साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी किसी भारी इंसान के कोई निशान नहीं थे, मतलब कातिल हद से ज्यादा चालाक था। तब नकुल ने श्याम सिंह को बोलकर तुरंत शैली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और ये देखकर चौंक गया कि जिस वक्त शैली की मृत्यु हो चुकी थी उसके कुछ देर बाद ही उसके फोन पर किसी का फोन आया था और उसने उससे बात भी की थी। अब सवाल ये था कि अगर शैली मर चुकी थी और राघवन नींद में बेहोश था तो बात किसने की? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब उस नंबर का कच्चा छिट्टा निकलवाया गया तो वो नंबर सुमन का निकला। सुमन जी भूल गई थी कि सिम कार्ड किसी और के नाम से लेने के बाद भी उन्होंने फोन अपने ही नाम ले रखा था, जिसके IMEI नंबर ने उनकी चुगली कर दी। इसके बाद मैंने इन दोनों के परिवार से संपर्क किया और सारी कहानी साफ हो गई। आप सब हमें कभी नहीं पकड़ पाते अगर ये सुमन बेवकूफ़ी ना करती। हम दोनों ने फेक ID से नंबर ले रखे थे एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन उस रात जब मेरे उस नंबर पर फ़ोन नहीं लगा तो इस पागल सुमन ने घबराकर मेरे सार्वजनिक नंबर पर फ़ोन कर दिया और अब सबको सब कुछ पता चल गया। इससे बात करने के बाद मैंने अपना प्रिय फ़ोन भी उस नकली शैली के पास फेंक दिया था। फिर भी सब खत्म हो गया, चीखती हुई शैली बोली। सुमन चुपचाप नजरें झुकाई खड़ी थी, लेकिन जब शैली की लाश देखने के बाद आपकी पूरी टीम बंगले की तलाशी ले रही थी तब असली शैली तो यहीं कहीं होगी, वो मिली क्यों नहीं? राघवन ने नफरत भरी नजरों से शैली की तरफ देखकर नकुल से पूछा।
वो हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो पिछले दरवाजे से निकलकर सुमन जी के घर में छुप गई थी, जिसकी चाबी उन्होंने पहले से ही शैली को दे रखी थी। पीछे की तरफ सीसीटीवी भी नहीं है कि किसी को कुछ पता चलता, नकुल ने कहा। नकुल ने महिला कांस्टेबल को बुलाकर सुमन और शैली को हथकड़ी पहनाने के लिए बोला। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे की बत्ती गुल हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सबने देखा आईने के सामने रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी और अगले ही पल आईने में बिखरे बालों वाली, खून से लथपथ एक डरावनी महिला की आकृति उभरी। देखते ही देखते उस आकृति ने आईने से अपने हाथ बाहर निकाले और शैली का गला दबाती हुई बोली, मेरे नाम का मजाक बनाने वाली, तुझे ये ब्लडी मैरी स्वयं सजा देगी। कुछ ही पलों के बाद शैली का मृत शरीर सामने पड़ा था और वो आकृति जैसे जैसे आईने में गायब हो रही थी, वैसे वैसे आईने पर शैली के खून से उभरते जा रहे थे 2 शब्द, ब्लडी मैरी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को आज की दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मैंने 2-3 दिन पहले ही अपलोड करी थी, पर उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए थे, इसलिए मैं फिर से इस कहानी को सेकंड कहानी के तौर पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हमें शिखा श्रीवास्तव जी ने भेजी है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मम्मा मम्मा, देखो ना मुझे पापा के कपड़ों में क्या मिला। 10 वर्षीय वीर ने एक फटे पुराने अखबार का टुकड़ा अपनी माँ यशोदा जी को दिखाया। जैसे ही यशोदा जी की नज़र उस टुकड़े पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे वीर के हाथ से ले लिया और बोली, बेटे, मैंने आपको सिखाया है ना, किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं। मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उनके कपड़ों को छूकर उन्हें महसूस कर रहा था मम्मा, वीर ने रुआसी आवाज में कहा। यशोदा जी ने वीर को सीने से लगा लिया और उसकी नज़र बचाकर अपनी भीगी आंखें पोंछ ली। चलो अब चलकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। यशोदा जी वीर को लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। ऐसे कैसे सो जाऊं? पहले कहानी तो सुनाओ, वीर ने मचलते हुए कहा। अच्छा बताओ, कौन सी कहानी सुनेगा मेरा आज राजा बेटा? यशोदा जी ने पूछा। सहसा वीर को अखबार के टुकड़े पर बनी हुई किले की तस्वीर याद आई। उसने कहा, आज मैं किले की कहानी सुनूंगा। वीर की बात सुनकर यशोदा जी फिर चौंकी, लेकिन किसी तरह स्वयं को संयत करते हुए उन्होंने एक कहानी वीर को सुना दी। इधर वीर नींद के सागर में गोते लगाने लगा, उधर यशोदा जी अतीत में खो गई। जब उनकी शादी वीर के पिता वीरेंद्र जी से हुई थी, उन दोनों को ही पुरानी इमारतें, किले वगैरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन अखबार में उन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव के पुराने किले के बारे में पढ़ा। सब कहते थे कि वो किला भूतिया है, इसलिए पर्यटक शायद ही कभी उस किले का रुख करते थे। यशोदा जी इन किस्सों पर यकीन नहीं करती थी। उन्होंने जिद ठान ली कि उन्हें वो किला देखना है और अखबार का वो टुकड़ा फाड़कर वीरेंद्र जी के हाथ में रख दिया। अगली छुट्टियों में दोनों उस किले की यात्रा पर निकल गए। किला घूमकर जब वो दोनों लौटने लगे, सब सहसा यशोदा जी की नज़र अपनी उंगली पर पड़ी, जिसमें उनकी शादी की अंगूठी नहीं थी। किले में ही गिर गई होगी, तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ, कहते हुए वीरेंद्र जी अंदर किले में चले गए। यशोदा जी घूमते हुए थक गई थी, इसलिए बाहर ही एक पत्थर पर बैठ गई। आधा घंटा, फिर 1 घंटा और देखते ही देखते जब 2 घंटे बीत गए, तभी यशोदा जी को घबराहट हुई। कुछ देर पहले जिस वीरान किले में आना उन्हें एडवेंचर्स लग रहा था, अब वही किला उन्हें डराने लगा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो अंदर गई। ऊपर से नीचे तक सारा किला उन्होंने छान लिया, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। उनके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वो कुछ सोचती कि तभी एक आवाज गूंजी, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, अब यहाँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान है, इसलिए जाओ, चली जाओ यहाँ से। इस आवाज को सुनकर यशोदा जी दहशत से भर गई। स्वयं को संभालकर वो किसी तरह किले से बाहर निकली। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी, जो वो दोनों उसी होटल से लेकर आए थे जहां वो लोग ठहरे थे।
होटल यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। सहसा उन्हें लगा जैसे हवा के झोंके ने जबरन उन्हें ठेल कर गाड़ी में बिठा दिया। आंसुओं से धुंधली हो गई आंखों को पोंछती हुई भारी मन से वो होटल की तरफ चल पड़ी। होटल पहुंचकर जब उन्होंने वहां के स्टाफ को सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी तो उन्होंने कहा, मैडम हमने तो पहले ही कहा था कि वो किला भूतिया है, वहां मत जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन का पता पूछकर यशोदा जी जब वहां पहुंची तब पुलिस ने भी उनसे यही कहा, हमने तो गांव के प्रवेश द्वार पर ही सूचना लिखवा दी है कि कोई वहां ना जाए, हमें भी अपनी जान प्यारी है मैडम। वैसे भी जब आपके ढूंढने से आपके पति नहीं मिले तो हमें क्या मिलेंगे। यशोदा जी हताश निराश होटल में लौट आई। उनकी वापसी की ट्रेन अगले दिन की थी। अगले दिन वो सीधे ट्रेन के वक्त ही होटल से निकली और अकेले अपने शहर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर भारी मन से उन्होंने दरवाजे पर लगा ताला खोला और निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गई। कुछ देर तक तो रो लेने के बाद उन्होंने किसी तरह स्वयं को संभाला। आईने में खुद को देखते हुए उन्हें किले में सुनी गई बात याद आई। उसके बारे में सोचकर वो डॉक्टर के पास पहुंची तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो सचमुच पेट से थी। इस वक्त उन्हें वीरेन जी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अब उनके साथ इस खुशी को बांटने वाला कोई नहीं था। उन दोनों के परिवार में भी कोई नहीं था। जब से अखबारों के जरिए पड़ोसियों को भी वीरेन जी की भूतिया किले में गायब होने की खबर मिली थी, वो भी यशोदा जी से दूरी बनाने लगे। आखिरकार सोच विचार कर यशोदा जी दूसरे शहर चली गई जहां उनकी एक सहेली रहती थी। उसकी मदद से उन्होंने अपने बेटे के साथ किसी तरह नया जीवन शुरू किया। जाने किस उम्मीद में वो नए शहर में जाने से पहले अपने पड़ोसियों को अपनी सहेली का पता दे आई थी कि अगर कभी वीरेन जी आ जाएं तो उन तक पहुंच सके। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन यशोदा जी की उम्मीद जिंदा थी। छोटे वीर को जब भी अपने पापा की कमी खलती वो उनके कपड़ों में उन्हें महसूस करता। आज भी ऐसा करते हुए उसे अचानक अखबार का वो टुकड़ा मिल गया जिसे देखकर यशोदा जी के घाव फिर से हरे हो गए थे। उनके आंसुओं की बूंदें यकायक वीर पर गिरी और वो नींद में कुनमुनाया। उसकी कुनमुनाहट से यशोदा जी वर्तमान में लौट आई। सोते हुए वीर के माथे को चूमकर वो भी सोने की कोशिश करने लगी। उधर नन्हा वीर सपने में भी उसी किले के बारे में सोच रहा था। तभी उसे महसूस हुआ मानो वो विशाल किला साक्षात उसके सामने खड़ा है। वीर ने हैरानी से सोचा, अरे ये मैं कहाँ आ गया। तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आया और वो मम्मा मम्मा कहकर यशोदा जी को बुलाने लगा। तुम्हारी माँ तो घर में है बच्चे, यहाँ तो बस मैं हूँ। एक भारी भरकम आवाज फिजाओं में गूंजी। वीर ने डर कर कहा, आप कौन हैं? दिखाई क्यों नहीं देते? और मैं यहाँ कैसे आया? डरो मत बच्चे, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया है। वो आवाज फिर से गूंजी। वीर ने रोते हुए कहा, पर आपने मुझे क्यों बुलाया, वो भी अकेले? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मम्मा को मैं नहीं मिलूंगा तो वो भी कितनी दुखी होंगी। तभी वातावरण में हंसी की आवाज गूंज गई। हंसी का शोर थमते ही वीर के आगे एक विशाल आईना आ गया। उस आईने में जब वीर ने स्वयं को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो किसी युवक की तरह नजर आ रहा था। देख लो स्वयं को और तसल्ली कर लो, अब तुम बच्चे नहीं रहे वीर, इसलिए अब तुम मेरा शरण उतार सकते हो। फिर से वीर के कानों से वही आवाज टकराई। वीर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने कहा, कैसा शरण? और क्या मेरी मम्मा जानती है कि मैं यहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम्हारी मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम सही सलामत अपनी माँ के पास लौटना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ करो। बिना मेरे शरण उतारे तुम नहीं जा पाओगे यहाँ से। एक बार फिर आवाज आई। वीर ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है, पर ये तो बताओ कैसे शरण, और तुम हो कौन? वीर की बात सुनकर उस आवाज ने कहा, मैं ये किला हूँ जिसके सामने तुम खड़े हो। और फिर उस किले ने वीर को उस दिन की कहानी सुना दी जब उसने यशोदा जी को गर्भवती होने के कारण जाने दिया था। लेकिन तुम्हारा शरण उतारने के लिए मुझे क्या करना होगा? वीर ने असमंजस में पूछा।
किले ने उदास स्वर में कहा, तुम्हें मुझ पर लगा हुआ भूतिया किले का थप्पा मिटाना होगा वीर। तुम्हें कहानियां सुनना पसंद है ना वीर? आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वीर सम्मोहित सा वहीं पत्थर पर बैठ गया और किले ने कहना शुरू किया, बात तब की है जब इस गांव के राजा ने मुझे अपनी सबसे चहेती रानी के लिए बनवाया था। हर वक्त यहाँ चहल पहल रहती थी, मैं भी उनके साथ हंसता मुस्कुराता चहकता रहता था। फिर एक दिन अचानक दूसरी रानियों ने षड्यंत्र करके उस रानी को झरोके से गिराकर मार दिया, लेकिन राजा ने इसकी सजा मुझे दी। वो सभी लोगों के साथ ये किला छोड़कर दूसरे किले में चला गया और फिर किसी को भी यहाँ आने की मनाही कर दी। देखते ही देखते मैं उजाड़ खंडर हो गया। आसपास के जंगलों से जंगली जानवर आकर मुझ में डेरा बनाने लगे। मेरे सुंदर बाग बगीचों को उजाड़ दिया। उनकी डरावनी आवाजों की गूंज से धीरे धीरे लोग मेरे भूतिया होने के किस्से गढ़ने लगे। इसका फायदा उठाकर डाकुओं के एक गिरोह ने मुझे अपना अड्डा बना लिया। वो लोगों को लूटकर उन्हें मार देते और उनकी लाश मेरे अंदर फेंक देते। और जब उन लोगों की तलाश में सैनिक घूमते घूमते यहाँ आते, तब लाशों को देखकर इसके लिए भी मेरे भूतिया होने को जिम्मेदार ठहरा देते। डर की वजह से उन लाशों को न सैनिक उठाकर लेकर जाते, न उनके परिवार वाले। उन लाशों की बदबू से मेरा दम घुट रहा था। मैं दिन रात अपनी तकदीर पर रोता था। धीरे धीरे डाकुओं का गिरोह तो खत्म हो गया, लेकिन जिन लोगों की लाशें मेरे अंदर दफन थी, उनकी आत्माओं ने अब यहाँ डेरा जमा लिया। मैं थक गया हूँ उनकी संगत से। उन्होंने सचमुच मुझे भूतिया बना दिया है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। बोलते बोलते सहसा किला चीख उठा। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि वीर की धड़कनें एकदम से बेकाबू हो गई। अपना पसीना पोंछकर उसने किसी तरह स्वयं को शांत किया। तभी किले ने फिर कहा, राजा ने मेरे अंदर एक मंदिर भी बनवाया था। मैंने उसी मंदिर की शरण ली। मेरा दुख सुनकर उस मंदिर में निवास करने वाली शक्ति ने मुझे लोगों से बात करने की सिद्धि दी और कहा कोई मानव ही मुझे इस आपदा से मुक्त कर सकता है। तब से अगर कोई भी भूला भटका मनुष्य यहाँ चला आता है, मैं उससे मदद मांगता हूँ, लेकिन वो सब मेरी आवाज़ सुनकर डर कर भागने लगते हैं। तब मैं उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता हूँ। अगर मैं मुक्त नहीं हो सकता तो मैं किसी को मुक्त नहीं रहने दूंगा। कहते हुए किला भयानक आवाज में हंसा। वीर ने मन ही मन ईश्वर और अपनी माँ को याद करते हुए कहा, मैं नहीं भागूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मैं कैसे तुम्हें उन आत्माओं से मुक्त कर सकता हूँ। वीर के कहने पर किले ने कहा, तुम्हें उन सारी लाशों के बचे कुचे अवशेषों को एक एक करके जलाना होगा, लेकिन एक दिन में तुम सिर्फ एक ही लाश जला सकते हो, और वो भी उस वक्त जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई थी। उन्हें जलाने के लिए तुम्हें रोज जंगल से लकड़ियां लानी होगी और उन्हें जलाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अग्निदेव की साधना करके सिद्धि प्राप्त करनी होगी। बोलो कर पाओगे? बिल्कुल करूंगा। तुम बताओ यहाँ कुल कितनी लाशें हैं और सिद्धि प्राप्ति का मंत्र मुझे कैसे पता चलेगा, और उन लोगों की मृत्यु का वक्त मैं कैसे जानूंगा? वीर ने पूछा। किले ने वीर को आश्वासन देते हुए कहा, यहाँ कुल 150 लाशें हैं। उनकी मृत्यु का वक्त और सिद्धि मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा। रात में 12 से 3 बजे तक सभी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। बस उस वक्त तुम्हें सावधान रहना होगा और उनकी नजरों से बचना होगा, लेकिन घबराओ मत, मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है फिर, मैं तैयार हूँ। दृढ़ निश्चय करता हुआ वीर उठ खड़ा हुआ। वीर के खड़े होते ही किले का भारी भरकम दरवाजा भयानक आवाज निकालता हुआ खुल गया। किले से पुनः आवाज आई, सुनो वीर, जल्दी करो, अब 12 बजने ही वाले हैं। तुम सीधे उस दीवार के अंदर प्रवेश कर जाओ जिस पर मेरी मालकिन इस किले की रानी की तस्वीर अलंकृत है। इस दीवार के भीतर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन तुम्हें सब कुछ नजर आएगा। बस तुम 3 घंटे तक ना तो किसी तरह की हरकत करना, ना आवाज निकालना, बस मेरे संकेत का इंतजार करना। वीर हामी भरता हुआ उस दीवार में प्रवेश कर गया। कुछ ही देर में किले में आत्माओं का भयानक तांडव शुरू हो गया। कोई अजीब अजीब सी आवाजें निकालता हुआ दीवारों पर झूल रहा था, तो कोई अपनी लंबी विकराल जीभ से स्वयं अपने ही चेहरे को चाट रहा था, तो कोई दीवारों पर सूख चुके खून के अवशेषों को पीने की कोशिश में लगा था। कभी वो सब डरावनी सी ताल पर नृत्य करते, तो कभी अपनी अट्ठासों से किले को गुंजा देते।
वीर दीवार के भीतर से दम साधे इन दृश्यों को देख रहा था। ये सब देखकर उसकी जान उसके हलक में आ रही थी, फिर भी वो किसी तरह स्वयं को हिम्मत दे रहा था। कुछ ही क्षणों में वो सारी आत्माएं एक एक करके वहां से गायब होने लगी। उनके जाते ही किले की दीवार में हलचल हुई और वीर वहां से बाहर आ गया। बाहर आते ही वीर ने पूछा, क्या वो यहाँ नहीं आएंगे? अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो? घबराओ मत, मंदिर की शक्ति के प्रभाव से वो सिर्फ 3 घंटों के लिए ही आजाद होते हैं। शेष समय वो किले के तहखाने में कैद रहते हैं। उन सब के अवशेष किले की पहली मंजिल पर है। अब तुम पहले किले की बावड़ी में जाकर स्नान करो और मंदिर में पहुंचो। फिर मैं तुम्हें अग्निदेव की साधना करने का तरीका बताऊंगा। किले ने वीर को आदेश दिया। वीर चुपचाप बावड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में नित्य क्रम से निवृत्त होकर वो किले के मंदिर में उपस्थित हो गया। वहां किले के आदेश अनुसार आसन पर बैठकर वीर अग्निदेव की आराधना में लग गया। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आराधना पूरी हुई, तब लकड़ियों की खोज में उसने जंगल का रुख किया। जब तक वो लकड़ियां लेकर लौटा, सूरज अस्त हो चुका था। वीर को देखकर किले ने कहा, जल्दी करो वीर, बस कुछ ही देर में एक व्यक्ति की मृत्यु का वक्त आ रहा है। चलो मैं उसके अवशेषों तक तुम्हें ले चलता हूँ। किले की आवाज का अनुसरण करते हुए वीर किले की पहली मंजिल पर पहुंच गया। वहां बचे कुचे हड्डियों के टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। उस ढेर में से टुकड़ों पर सामने के झरोके से आती चांद की हल्की सी किरण पड़ी। वीर ने इशारा समझते हुए उन टुकड़ों को उठा लिया और नीचे चला आया। किले के आंगन में उसने लाई हुई लकड़ियों के ढेर पर उन टुकड़ों को रखा और अग्निदेव का सिद्ध किया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते लकड़ियों के ढेर में आग लग गई। एक एक करके अब किले से आत्माओं की मुक्ति हो रही थी। जैसे जैसे उनकी संख्या में कमी हो रही थी, बची हुई आत्माओं में भय व्याप्त हो रहा था। लेकिन किले की शक्ति के कारण वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। आखिर देखते ही देखते अंतिम आत्मा की मुक्ति का दिन भी आ पहुंचा था। किला और वीर दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। नियत वक्त पर वीर ने अंतिम अवशेषों को अग्नि के हवाले कर दिया। अब तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना? वीर ने पूछा। बिल्कुल जा सकते हो वीर, लेकिन अपने घर नहीं, इस दुनिया से। अचानक ही किले में एक नारी शरीर की आकृति उभरी। उसे देखकर वीर पहचान गया। ये तो वही रानी थी जिसकी तस्वीर किले की दीवार पर बनी थी, अर्थात किले की मालकिन। उसकी बात सुनकर वीर बहुत घबरा गया। उसने मदद के लिए किले को आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। ये देखकर वीर समझ गया कि वो फंस चुका है और अब उसे स्वयं अपनी बुद्धि से यहाँ से निकलना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ को याद करते हुए मन ही मन में कहा, मम्मा, बच्चा कहीं भी हो, माँ उसके हृदय की आवाज सुन लेती है। माँ से बड़ा भगवान इस धरती पर कोई नहीं होता। अपनी वीर की पुकार सुनो मम्मा, मेरी मदद करो, मुझे राह दिखाओ। प्रार्थना के बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा उसके ठीक सामने की दीवार पर कोई इबारत लिखी हुई थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उस इबारत को पढ़कर वीर को थोड़ी सी हिम्मत मिली। तभी रानी की आवाज गूंजी, तुम सोच रहे होगे वीर कि अब तक मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका, क्यों चुपचाप तुम्हें उन अवशेषों को जलाने दिया। वो इसलिए क्योंकि ये किला सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं भी चाहती थी कि वो घृणित आत्माएं यहाँ से चली जाएं, ताकि मैं सुकून से रह सकूं। अब जब तुमने मेरे प्रयोजन सिद्ध कर दिया है, तो अब तुम्हें मुक्ति मैं दूंगी। रानी के कह कहो से सारा किला थरथरा उठा। वीर ने कहा, ठीक है, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है, आप मुझे दोपहर में मारिएगा। वो मेरे जन्मदिन की घड़ी है। मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु भी उसी वक्त हो। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे किस दयालु रानी से मिले थे। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। तब तक मैं कुछ देर आराम करती हूँ। आज कितने वक्त के बाद मेरा किला मुझे वापस मिला है, लेकिन याद रखना, तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगे। सारे दरवाजे मैंने अपनी शक्तियों से बंद कर दिए हैं, रानी ने कहा और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। उसके जाते ही वीर ने एक बार फिर से दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ा और उसके अनुसार किले में छुपी हुई तलवार को ढूंढने में लग गया। उसके पास वक्त बहुत ही कम था, लेकिन तलवार का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने हताश होकर दीवार पर अपना सर दे मारा। तभी एक आवाज हुई,
वीर ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया उसके ठीक ऊपर के छत की दीवार सरकने लगी थी। दीवार के सरकते ही उसमें से एक सीढ़ी लटकने लगी। वीर आश्चर्य में डूबा इस दृश्य को देख रहा था कि किले की जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, जल्दी करो और इस सीढ़ी पर चढ़ जाओ। वीर बिना कोई सवाल किए सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। वहां छत के अंदर एक छोटी सी गुप्त कोठरी थी जहां एक तलवार लटक रही थी जिससे सूर्य की किरणों के समान तेज रोशनी निकल रही थी। वीर ने वो तलवार उठाई और नीचे आ गया। फिर उसने दीवार पर लिखे मंत्र का जाप किया। देखते ही देखते तलवार छोटी होकर वीर के आस्तीन में छुप गई। इसके बाद वो आंगन में चला गया। उसने ध्यान से देखा, इबारत के निर्देश अनुसार अब उसकी परछाई उसमें सिमटने ही वाली है। यही वो वक्त था जब रानी की आत्मा से मुक्ति पाई जा सकती थी। वीर ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। तभी रानी का साया उसके सामने प्रकट हो गया। वो जलती हुई आंखों से वीर को देखकर बोली, मूर्ख मानव, यहाँ से जाना असंभव है, और उसकी तरफ झपटी। वीर दौड़ते भागते रानी को आंगन के ठीक केंद्र में लेकर आ गया और ठीक उसी वक्त उसकी परछाई उसमें सिमट गई। वीर ने फुर्ती से अपनी आस्तीन में छुपी तलवार निकाली और रानी के साये पर चला दिया। चीखता चिल्लाता रानी का साया हवा में विलीन हो गया। उसके विलीन होते ही आंगन के चारों तरफ की दीवारें टूट टूट कर गिरने लगी और उनमें कैद सभी लोग आजाद हो गए। वीर उन सबको देख पा रहा था, लेकिन वो लोग वीर को नहीं देख पा रहे थे। एक एक करके सब लोग किले से बाहर निकलने लगे और इस चमत्कार के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करने लगे। वीर ने देखा उन लोगों में से उसके पापा वीरेन जी भी थे। उन्हें देखकर वीर की आंखों में आंसू आ गए। सब लोगों के वहां से जाते ही वीर के कानों में किले की आवाज आई, वीर, मैं किन शब्दों में तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करूं मेरे बच्चे। मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। आज तुमने मेरे ऊपर लगा भूतिया किले का थप्पा हटा दिया। अब कोई भी यहाँ घूमने आने पर गायब नहीं होगा। अब फिर से यहाँ चहल पहल हो गई। चलो अब तुम अपने घर जाओ, जहाँ अब तुम्हारे पापा भी होंगे। वीर ने किले की तरफ देखकर हाथ जोड़े और उसके कहे अनुसार अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब वीर ने आंखें खोली तो उसके कानों में यशोदा जी की आवाज आई, जो उसे जागता देखकर पागलों की तरह उसे चूमने लगी थी। क्या हुआ मम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों चूम रही हैं? अब तो मैं कितना बड़ा भी हो गया हूँ। वीर ने हैरानी से कहा, हाँ, हमारा 10 साल का वीर बहुत बड़ा हो गया है, तभी तो इतनी बड़ी बीमारी को हरा दिया उसने। सामने से आते हुए वीर जी बोले। उन्हें देखकर यशोदा जी हैरान रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच वीरेन जी उनके सामने थे। वीर तुरंत अपने पापा के गले लगने के लिए बिस्तर से उतरा। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी जिसमें वो 10 वर्षीय का नन्हा बालक नजर आ रहा था। वीर को किले में देखी गई अपनी युवक वाली छवि की हल्की सी झलक याद आई। वो कुछ कहता कि तभी यशोदा जी ने कहा, पता है तुझे, आज तू पूरे 5 महीनों के बाद नींद से जागा है। मैं कितना डर गई थी कि कहीं तेरे पापा की तरह तू भी मुझसे दूर ना हो जाए मेरे बच्चे। और स्वयं को कोस रही थी कि क्यों मैंने तुझे किले की कहानी सुनाई। ये सुनते ही वीर को किले में जाना और वहाँ की सारी घटनाओं का स्मरण हो आया। उसका नन्हा मस्तिष्क समझ गया कि भगवान सपने के जरिए उसे उस किले तक ले गए थे जहाँ से वो अपने पापा को लौटा लाया था। वीरेन जी ने जब उन दोनों को बताया कि पता नहीं कैसे किले की वो चमत्कारी दीवार जिसमें किले में गए हुए सभी लोग कैद थे, वो टूट गई और सब लोग आजाद हो गए। और फिर पुराने पड़ोसियों से वो यहाँ का पता लेकर अपने परिवार के पास चले आए। यशोदा जी ने भगवान का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। वीर ने भी मन ही मन भगवान और किले का प्रमाण किया और अपने माँ बाप की गोद में सिमट गया। अगले दिन अखबार में किले से लोगों के मुक्त होने की खबरें छपी। सरकार ने अब उस किले को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया था। साथ ही उसे पर्यटन स्थल बनाकर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले ली थी। इस खबर को सुनने के बाद वीर ने स्वयं से कहा, मैंने अपना एहसान उतार दिया। उसकी नजरों के सामने अब चीखते हुए किले की जगह मुस्कुराते हुए किले की छवि उभरने लगी थी। तो कहानी बस यहीं तक थी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को भी लाइक करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको।
तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।